नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किस किस टाइप से होती है, किस किस टाइप से क्लासिफाई की जाती है, बेसिक क्या होता है। इस वीडियो में हम माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी हम एक पर्टिकुलर रीजन की लाइट जो है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देते हैं तो मॉलिक्यूल केवल अपने रोटेशनल लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिट कर जाता है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ईएमआर। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में हो रहे हैं। इस कारण से इसको क्या कहा गया बेटा, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा गया। अब दूसरा नाम है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका जो रीजन है स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करने का वो रीजन माइक्रोवेव रीजन है। और वो रीजन जो है वो माइक्रोवेव रीजन जो होता है, आपको वेवलेंथ का ध्यान रखना है, 10⁻⁻2 टू 10⁻⁻4 मीटर का होता है। आप वेव नंबर की टर्म में भी रख सकते हो, ठीक है नहीं है। 1 to 100 सेंटीमीटर इनवर्स का होता है। आप फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कही जाती है वो बात आपके सामने आ गई है। अब देखो समझने की कोशिश करना, जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले अपन ये बात कर लेते हैं। देखो रीजन का हमें पता लग गया है कि माइक्रोवेव रीजन होगी। कौन सी रीजन होगी, माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव रीजन की लाइट जो है मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे अपन, और मॉलिक्यूल जो है अगर उसी के रेस्पेक्ट में हुआ, उसी टाइप का हुआ, या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला हुआ, तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी शो कर देगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन से मॉलिक्यूल है जो माइक्रोवेव रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपको पहले समझने वाली बात है, जो मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेंगे वो कहलाते हैं रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल। क्या कहलाएंगे बेटा, रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल। रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल्स। आपको पता होना चाहिए कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा वो रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाएगा। रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल की खास बात क्या होनी चाहिए, सबसे पहला गैसियस फेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, गैसियस फेज होना चाहिए। न तो वो एक्वस फेज में न वो सॉलिड फेज में रोटेशन कर पाएगा। केवल रोटेशन के लिए क्या जरूरी है, गैसियस फेज। दूसरी चीज जरूरी है परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना। परमानेंट डाइपोल नॉट टू बी जीरो, डाइपोल मूवमेंट नॉट टू बी जीरो। ध्यान रखना, परमानेंट डाइपोल जो भी है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो मेरे को एक चीज बता दो, क्या H2 मॉलिक्यूल जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। क्या एसिटिलीन ये स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा? आपका जवाब है नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसका डाइपोल मूवमेंट क्या है बेटा, जीरो है। तो जिनका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है वो रोटेशनल इनएक्टिव मॉलिक्यूल कहलाते हैं। रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए क्या जरूरी है बेटा, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट का जीरो नहीं होना जरूरी है। अगर जीरो हो गया तो रोटेशनल इनएक्टिव है, जीरो नहीं है तो वो रोटेशनल एक्टिव है। साथ में जरूरी क्या है बेटा, गैसियस फेज का होना। तो ध्यान रखना, कई बार क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ग्रॉस ओवर सिलेक्शन रूल के ऊपर। तो ये ग्रॉस ओवर सिलेक्शन रूल है इसका, कि कौन स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा कौन नहीं देगा। ग्रॉस ओवर में क्या है, पहला पॉइंट बेटा गैसियस फेज, दूसरा परमानेंट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो समझने की कोशिश करेंगे अपन कि मॉलिक्यूल जो है और कौन से हैं जो एक्टिव हो सकते हैं। तो देखो, क्या HCl मॉलिक्यूल एक्टिव हो सकता है? आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें पोलरिटी पाई जाती है, इसमें डाइपोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डाइपोल पाया जाता है। डाइपोल मूवमेंट है इसके अंदर, और डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है अच्छी तरह। इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम इसकी डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे, ठीक है नहीं है। अब ये HCl मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में रोटेशन करेगा। तो रोटेशन जब करेगा तो मान लीजिए कि रोटेशन करते करते आपका
ऐसे हो गया, ऐसे होएगा तो इसके डायपोल की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है नहीं है। और उसके बाद ऐसे हो गया तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे हो गया तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, ऐसे हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन है। अब देखो आप डायपोल में चेंज हो रहा है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूवमेंट करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो अपनी जो ईएमआर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, उसमें भी आपको अच्छी तरह पता है कि दो प्रकार के फील्ड होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डाइपोल के साथ इंटरेक्ट होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल है उसके डाइपोल के साथ इंटरेक्ट होता है। और अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो ये इस लाइट को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब कर जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। ध्यान रखना, एब्जॉर्ब करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। एब्जॉर्ब तभी करेगा जब पोलर मॉलिक्यूल होएगा, गैसियस फेज में होएगा, रोटेशन कर रहा होगा, डाइपोल मूवमेंट जो है आपका उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होएगा बेटा, इंटरेक्ट होएगा, इंटरेक्ट होएगा, फ्रीक्वेंसी सेम हुई तो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इंफॉर्मेशन देगा आपको तरह तरह की मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट है या नहीं है। देखो खास बात, पोलर मॉलिक्यूलों के लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है। क्या मानी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है। क्लियर है। तो एक्टिव इनएक्टिव को अपने आप पहचानोगे, कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है। मैं वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन देके जाऊंगा, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको दूंगा, आपको खुद डिसाइड करना है कि एक्टिव है या नहीं है। एक्टिव होने के लिए दो कंडीशन है बेटा, पहला गैसियस फेज, दूसरा है परमानेंट डाइपोल मूवमेंट का जीरो नहीं होना। ध्यान रखना, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट का क्या नहीं होना बेटा, जीरो होना, जीरो नहीं होना। अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये आपको बेसिकली पता लग गया किस हिसाब से है। कुल मिला के ये बात है कि लाइट का आप मैटर के साथ इंटरेक्शन करवाओगे, डेफिनेट रूप से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इस बेसिस पे हमने क्या किया है, मॉलिक्यूल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है बेटा। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है अपन ने मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखो इधर नाम बता देता हूं मैं पहले मॉलिक्यूल है लिनियर मॉलिक्यूल। कौन से बेटा, लिनियर मॉलिक्यूल। और आपको अच्छी तरह पता है लिनियर मॉलिक्यूल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिमेट्रिक लीनियर होता है, एक एसिमेट्रिक लीनियर होता है, ठीक है नहीं है। कौन सा होता है बेटा, सिमेट्रिक लीनियर, एसिमेट्रिक लीनियर, अभी चर्चा करेंगे अपन। दूसरे जो है वो है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट माने गए हैं, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरे जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। और फोर्थ मॉलिक्यूल जो है वो है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो इसमें सेकंड और जो फोर्थ है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी के लीनियर मॉलिक्यूल तो सब जानते हैं क्या होते हैं, ठीक है नहीं है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बारी बारी से। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बेटा किसकी, लीनियर मॉलिक्यूल्स की। तो देखो लीनियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं देखो जिनके सारे एटम केवल एक ही एक्सिस पे हो। जितने भी एटम है वो केवल एक एक्सिस पे होंगे, वो क्या कहलाएंगे, लीनियर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। क्या लीनियर प्लेनर होते हैं, बिल्कुल प्लेनर होते हैं लीनियर मॉलिक्यूल। और ग्रुप थ्योरी में लीनियर मॉलिक्यूलों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेटा। एक तो वो जिनका पॉइंट ग्रुप डी इनफाइनाइट एच होता है, एक वो जिनका डी इनफाइनाइट सी इनफाइनाइट वी होता है, दो पॉइंट ग्रुप है। तो ये होते हैं लीनियर सिमेट्रिक। क्या होते हैं बेटा, लीनियर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ध्यान रखना, लीनियर सिमेट्रिक। मैं बोलता हूं सिलेंड्रिकल लीनियर। क्या बोलते हैं अपन, सिलेंड्रिकल लीनियर, सिलेंड्रिकल लीनियर बोलता हूं इसको मैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो शेप है वो सिलेंडर जैसी होती है बिल्कुल, ठीक है नहीं है। इस कैटेगरी में बहुत सारे मॉलिक्यूल आते हैं, मैं अभी बता देता हूं आपको वो कौन कौन से मॉलिक्यूल आते हैं। देखो चेक करके देखना, क्या H2 है, क्या Cl2 है, क्या Br2 है, है क्या एसिटिलीन है, एसिटिलीन है, बिल्कुल है। तो लीनियर मॉलिक्यूल की कैटेगरी आ गई आपके पास। तो लीनियर मॉलिक्यूल पहला कौन सा है, लीनियर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोल दें या सिलेंड्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल बोल दें, बिल्कुल सिलेंडर जैसी शेप बनेगी। पॉइंट ग्रुप क्या होगा बेटा,
डी इनफाइनाइट एच, और इनको अपन बोलते हैं लीनियर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जो है वो कौन सेप होंगे बेटा? कौन सेप। कौन सेप का मतलब क्या हो गया कि एक एटम छोटा दूसरा एटम बड़ा। जैसे HCl है, लीनियर मॉलिक्यूल है, चेक कर लीजिए। ICl है, विच रिएजेंट होता है पता है आपको? ClBr है, कोई दिक्कत? अब इसी में अपन ये कर देंगे, वो Cl ग्रुप लगा दें, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? कौन लीनियर हो जाएगा, लीनियर एसिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन अपनी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में लीनियर मॉलिक्यूलों को ऐसे नहीं बोला गया है। वो कैसे बोला गया है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखो कैसे बोला गया है। लीनियर मॉलिक्यूल वो होते हैं, अपने रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में लीनियर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका एक डाइपोल मूवमेंट जीरो रहे, यानी कि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहे आपका? जीरो रहे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा आपको अच्छी तरह पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू समीशन mi ri स्क्वायर। पता है कैसे? मैं एक बता रहा हूं आपको। मान लीजिए कि हमने एक स्क्वायर लिया है, ठीक है, और यहां पे हमने मास रख रखे हैं 1 kg का, 2 kg का, 3 kg का और 4 kg का, ठीक है। और हमने क्या किया है, इनको 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब जो है ये स्क्वायर है, इस पे 3 एक्सिस मूव करेगी। देखो आप गौर से, कितनी एक्सिस मूव करेगी बेटा? 3 एक्सिस मूव करेगी। सबसे पहले अपनी जो है एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। ये देखो ये एक्स एक्सिस है। कौन सी एक्सिस बेटा? दिख रही है कलर, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आप चेक करोगे तो आपके चारों मासेज आ गए, ठीक है, और 1 मीटर की डिस्टेंस है। देखो आप चेक करोगे, वैसे 2 मीटर है, लेकिन इस एक्सिस से कितनी है? 1 मीटर। इस एक्सिस से कितनी है? 1 मीटर। अगर ये रोटेट करेगा तो सेंटर ऑफ मास जो है 1 मीटर की डिस्टेंस पर होंगे। ये देखो आप, दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत बेटा? और जब हम इसका निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस प्रकार से निकलेगा I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर और m4 r4 स्क्वायर। ऐसे क्यों निकालोगे? m4 r4 स्क्वायर, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सारे जो मासेज हैं वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 1 का स्क्वायर, हाँ जी, 2 इंटू 1 का स्क्वायर और 3 इंटू 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 इंटू 1 का स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 10 kg मीटर स्क्वायर। कोई डाउट बेटा? इसी प्रकार अगर आप इस एक्सिस का निकालोगे, y एक्सिस का, ये x एक्सिस का था, ये y एक्सिस का, तो y एक्सिस का भी यही आएगा। लेकिन जो z एक्सिस है, z एक्सिस यूं, z एक्सिस है, वहां से आप डिस्टेंस चेक करोगे उस एक्सिस के, तो ये आएगी, कितनी आएगी बेटा? √2 आएगी। कितनी आएगी? √2 आएगी। चेक कर लो आराम से। कैसे? देखो इधर, ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है। आप चेक कीजिए, अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर है, तो 1 मीटर उसका स्क्वायर और उसका रूट। क्लियर है? तो अगर हम z एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इससे डिफरेंट आएगा, इससे डिफरेंट आएगा। कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं अपन। देखो इधर आराम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक कर लेते हैं। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से अपन चलेंगे बेटा, इसी फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे अपन। I इज इक्वल टू 1 और √2 का स्क्वायर, 2 √2 का स्क्वायर, 3 √2 का स्क्वायर, 4 √2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा? समझ में आ रहा है बात? देखो इधर तो आ गया 2, इधर आ गया आपका 4, इधर आ गया आपका 6 और इधर आ गया 8। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? इसको आएगा 20, वही kg मीटर स्क्वायर। देखो अलग अलग एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या आ रहा है बेटा? अलग अलग आ रहा है। तो अपन कोशिश यही करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेस पर हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को असाइन करें। तो ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं अपन लीनियर मॉलिक्यूल जो
अपनी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्सप्लेन किए गए हैं या समझाए गए हैं। देखो इधर, तो लीनियर मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं? वो जिनके दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हो और थर्ड क्या हो बेटा? थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो। तो अब देखो, मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर और एक जेड एक्सिस पर तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास आएंगे। तो यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बोल दिया मैंने, यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी बोल दिया और यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आई सी बोल दिया। तो देखो इधर आई बी और आई सी आपके इक्वल है और ग्रेटर है किससे? आई ए से, और आई ए जो है वो क्या है? जीरो है। यानी दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इक्वल होगा और थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उन दोनों से कम और जीरो की इक्वल होगा। ध्यान रखना, इन चीजों को कई बार भूल जाते हैं, अपन दिमाग से निकल जाती है। तो हम यहाँ पे एक लीनियर मॉलिक्यूल लगा रहे हैं, लिख रहे हैं लीनियर मॉलिक्यूल। देखो ये रख दिया मैंने एक मॉलिक्यूल जो लीनियर है, ये देखो, ठीक है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये अपने सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द क्या कर रहा है बेटा? मोशन कर रहा है। तो मोशन करेगा तो पहला मोशन समझने की कोशिश करना। देखो इधर, ये आपका मॉलिक्यूल जो है वो भी एक्स एक्सिस पर है, ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये ऐसे अगर मूव करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है नहीं, जीरो हो गया यहाँ पे। और इसको क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाने के लिए इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में मूवमेंट करना होता है और यहां से एटम को अपनी जगह छोड़नी होती है। वापिस अपनी जगह आ जाएगा वो बात दूसरी है, लेकिन एक बार अपनी जगह उसको डिस्प्लेस करना है, अपनी जगह से हटना है। देखो इधर मूवमेंट करके देखो, यहाँ पे कोई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, लेकिन जैसे ये वाला जो मैंने वाई एक्सिस पकड़ा है या जेड एक्सिस पकड़ा है, देखो मूवमेंट हुआ मूवमेंट, और एक मूवमेंट जो है वो आप ऐसे करवा सकते हो, ये वाई एक्सिस का मान लो। तो ये मूवमेंट और ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट और ये मूवमेंट एक जैसे हैं दोनों। समझ में आ रही बात? ये वाला मूवमेंट और ये वाला मूवमेंट एक जैसे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा। लेकिन ये जो वाला मूवमेंट है, इस मूवमेंट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल लीनियर मॉलिक्यूल कहे जाते हैं। ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, लीनियर मॉलिक्यूल में अपने पास डी इनफाइनाइट एच के सारे एग्जांपल और सी इनफाइनाइट वी के सारे एग्जांपल आ जाएंगे लीनियर मॉलिक्यूल की कैटेगरी में। अब यहाँ पे लिखने चाहो जितने एग्जांपल लिख लो, कौन सा रोटेशनल एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, सब आपके ऊपर छोड़ता हूं। चलिए बेटा, नेक्स्ट जो है वो सेकंड टाइप मॉलिक्यूल है अपने पास, वो है स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल नाम से पता लग रहा है स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है कि नहीं है? अब ध्यान रखना, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका ईच मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हो, लेकिन वो किसके इक्वल नहीं हो? जीरो की इक्वल नहीं हो। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो बेटा? जीरो हो, ठीक है। एक्स एक्सिस का भी, वाई एक्सिस का भी और जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होना चाहिए बेटा? जीरो होना चाहिए, सबका जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूल रख के देख लेते हैं अपन, जीरो किसका होएगा। तो इसमें बेसिकली जो है, इसमें ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल आते हैं। क्या आते हैं बेटा? ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल आते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल लिख दिया है देखो मैंने। अब आप चेक करोगे, इसका आई ए भी जीरो, आई ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, आई सी भी है और आई बी भी है, और सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है। तो यहां पे दो पॉइंट ग्रुप आते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप। एग्जांपल अपने आप लिख लेना बेटा, एग्जांपल अपने आप लिख लेना, मैं लिख देता हूं फिर भी चलो। देखो CH4 टेट्राहेड्रल है, अमोनियम में टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप है, ठीक है। SiCl4 भी इसी का एग्जांपल है, टेट्राहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में SF6 आ जाएगा, UF6 आ जाएगा, और भी देख लेना जितने भी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल है वो सब के सब कौन से बेटा? सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, क्या सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल रोटेशनल एक्टिव होंगे? सोच के देखो एक बार, नहीं होंगे ना, क्योंकि इन सब के जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो है, चाहे गैसियस फेज में हो, डजंट मैटर। लेकिन परमानेंट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो रोटेशनल इनएक्टिव है। तो इसका मतलब स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल अपने काम के नहीं है, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल अपने काम के नहीं है। अब चेक करते हैं अपन कौन से बेटा, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट को।
एक तो होते हैं बेटा सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। कौन से होते हैं बेटा? सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। ढंग से समझना, इन दोनों को एक साथ ही समझाऊंगा। और एक होता है एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। ठीक है नहीं है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जिनका पॉइंट ग्रुप C2V, CS और C2H होता है, वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं। जबकि सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में वो आएंगे जिनमें प्रिंसिपल एक्सिस मिनिमम C3 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? C3। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो C3 होनी चाहिए, यानी कि CN जो है N की वैल्यू क्या हो? 3 से ज्यादा हो या इक्वल हो, चलेगा। अगर मान लो कि किसी में C2 मॉलिक्यूल पाई जा रही है, उसके साथ S4 का होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? S4 का होना जरूरी है। यानी कि यहां पे मोटे मोटे जो है D2D पॉइंट ग्रुप आ गया। एक तो कौन सा आ गया बेटा? D2D पॉइंट ग्रुप आ गया। एक DNH पॉइंट ग्रुप आ गया ना, DNH पॉइंट ग्रुप। एक साथ में आ गया आपका C3V पॉइंट ग्रुप। वो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएंगे। देखो मैंने पॉइंट ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर दिया है इसको, बाकी आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा अगर पॉइंट ग्रुप अगर आते हैं तो आपको। ठीक है नहीं है? तो पहली कंडीशन क्या है कि जो मैक्सिमम फोल्ड है वो क्या होनी चाहिए आपकी? 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 2 है तो साथ में कौन होना चाहिए? S4। अगर S4 आता है तो D2D पॉइंट ग्रुप को याद कर लेना, क्योंकि वहां पे C2 परपेंडिकुलर टू 2C2 है ना, 2 सिग्मा D एंड S4 साथ में प्रेजेंट होता है। तो एलीन इसका परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है नहीं है? किसका? सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल का। और एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में देखो वाटर आ गया आपका, अभी समझा रहा हूं मैं आपको। वाटर आ गया, फिनोल आ गया, बोरिक एसिड आ गया, H3BO3, उसमें भी CS पॉइंट ग्रुप ही होता है। एथीन आ गई, एथीन में C2H होता है पॉइंट ग्रुप। ठीक है, जिन जिन में C2H पॉइंट ग्रुप होता है वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम, ये तो पॉइंट ग्रुप के बेसिस पे हुआ है, अब जो बात कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं? रोटेशन के बेसिस पे। तो सुनने की कोशिश करना, देखो इधर समझने की कोशिश करना, मैं इसको ऊपर खिसका रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पहली चीज, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूलों की खास बात क्या होती है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो तीनों ही एक दूसरे की इक्वल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे बेटा? तीनों ही एक दूसरे की इक्वल नहीं होंगे, और ये भी 0 की इक्वल नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान, कैसे चेक करते हैं? देखो ये XYZ 3 एक्सिस ले लिया। अब मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल को रख रहा हूं। ठीक है बेटा, देखो मॉलिक्यूल की रखने की कोशिश करता हूं। तो वाटर मॉलिक्यूल अपन रख लेते हैं। एक तो यहां पे आएगा, एक मॉलिक्यूल यहां पे आएगा, एक एक्सिस पे लो, मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसको रोटेट करवा के देखो आप, जब एक्स एक्सिस पे रोटेट करेगा तो ये एटम अपनी जगह 2 एटम मूव करेंगे। ठीक है नहीं है? ठीक है। और चलो चेक कर ही लेते हैं अपन, जब इतनी रामायण कर रहे हैं तो पूरी की पूरी ही चेक कर लेते हैं। देखो कैसे, देखो जब हम एक्स एक्सिस पर रोटेट करवाते हैं, समझने की कोशिश करना, जब एक्स एक्सिस पर रोटेट करवाते हैं तो इसका जो रोटेशन है कुछ इस प्रकार से आएगा। ये देखो इस प्रकार से आएगा, यानी कोण बनेगा। बन गया कोण। ये एक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ये कोण बन रहा है। देखो हर रोटेशन की क्या आएगी? शेप लगाएगी। और अगर इस प्रकार से रोटेट कर रहा है, इस प्रकार से रोटेट कर रहा है मॉलिक्यूल, तो ये एक सर्कल बनाएगा। क्या बनाएगा? यहां से रोटेट कर रहा है तो ये सर्कल बना रहा है बेटा। तो इसकी डायरेक्शन अलग है, तो ये तो कौन हो गया? ये सर्कल हो गया। और तीसरा वाला जो अपन रोटेट करवाएंगे उसको ऐसे मान लो, यहां से रोटेट करवा रहे हैं तो ये इसका इधर भी आएगा, ये इधर भी आएगा, तो डबल कोण बनेगा ये देखो। तो इसका मतलब तीनों आपके जो है डाइपोल, तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अलग अलग होंगे। तो वो कौन सा मॉलिक्यूल कहलाएगा? आपका एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो इस डायग्राम से अपन बता सकते हैं कि एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल
कौन कौन से हैं, ठीक है नहीं है। अब देखो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल की बात करते हैं। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल की खास बात क्या होती है बेटा, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होंगे। क्या होंगे बेटा, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होंगे। आपकी इच्छा की बात है कौन सा कर रहे हो, देखो आई बी और आई सी को मैं इक्वल कर रहा हूं, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होंगे। और जो तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दोनों के इक्वल नहीं होगा, या तो दोनों से कम होएगा या दोनों से ज्यादा होएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करना बेटा। दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, और तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इक्वल नहीं होगा, या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। तो फिर वापस दो कैटेगरी डिवाइड होगी, फिर दो कैटेगरी डिवाइड होगी यहां पे, ठीक है नहीं है। चले देखो दो कैटेगरी कौन कौन सी है बेटा। पहली कैटेगरी में हम ये करेंगे कि जो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं इक्वल वाले उनको लिख लूं, और जो तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको कम कर दो, यानी कि वो कम हो गया। यानी कि दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इक्वल है वो तीसरे वाले से कम है, ठीक है नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि सर सी को यहां रखें, अपन बी को यहां पे, किसी को भी रख सकते हो, आपकी इच्छा की बात है, क्योंकि मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन तो आपके हाथ में बेटा, किस प्रकार से उसको एक्सिस के बीच में रख के रोटेट करवा रहे हो, ठीक है नहीं है। यहां पे अपन बात करेंगे आई बी और आई सी इक्वल है, लेकिन हाँ जी जो थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ग्रेटर है। क्या है, थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है बेटा, ग्रेटर है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया, कोई डाउट, ठीक है। अब इनके नाम है क्या क्या है वो देखो, आप आराम से समझना, ठीक है। तो इनके नाम क्या है बेटा, देखो ये वाला केस तो प्रोलेट होगा, क्या होगा, प्रोलेट लिख लेना, और इसको बोलते हैं ओबलेट, ठीक है। अब प्रोलेट और ओबलेट को कैसे आप कहोगे सर हमें तो कैसे याद रहेगा प्रोलेट कौन और ओबलेट कौन, देखो आराम से समझना। प्रोलेट की जो स्ट्रक्चर होती है, प्रोलेट की स्ट्रक्चर होती है वो फनल जैसी होती है। फनल, फनल का मतलब ऐसी, जो आप लैब में यूज में लेते हो, ठीक है नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो मॉलिक्यूल ध्यान रखना जिनमें फनल में जो पॉइंट ग्रुप होगा वो C3V होगा। तो क्या सारे C3V वाले केस प्रोलेट में होंगे, नहीं, ध्यान रखना ये थोड़ी सी बात, सारे प्रोलेट में नहीं होंगे, क्योंकि C3V जो है कोन का भी पॉइंट ग्रुप है, ठीक है नहीं। C3V किसका पॉइंट ग्रुप है बेटा, कोन का भी। तो जिसका कोन शेप आ रहा है, ठीक है नहीं है, वो फनल शेप और कोन शेप में तो डिफरेंस समझते हो आप आराम से, ठीक है नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रोलेट जो होता है आपका वो क्या होगा, फनल शेप। तो फनल शेप किस किस की होती है, तो देखो टेट्राहेड्रल केस में बात करें तो फनल शेप आता है टेट्राहेड्रल में। देखो इधर जैसे ये वाला केस है, 3 हाइड्रोजन नीचे है, नीचे तो देखो की वो बन रहा है आपका सर्कल, और ऊपर बन रहा है फनल, बन रहा है कि नहीं बन रहा फनल शेप। क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसी ही होगी, चेक कर लो आराम से, क्या होगी, क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसी होगी, देखो फनल बन रहा है बाकायदा, बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसी प्रकार से अगर आप यहां पे एसिटिलीन ग्रुप लगा देते हो, ठीक है कि नहीं, और नीचे टेट्राहेड्रल शेप लाने की कोशिश करते हो, ये sp3 आ गया, तो नीचे वो आ गया, और ये क्या हो गया आपका फनल जैसा। तो ये जो केसेस हैं वो प्रोलेट के केस में आएंगे, किसमें आएंगे बेटा, प्रोलेट में, जिसमें फनल शेप आती है, ठीक है कि नहीं। अब फनल शेप का क्या मतलब है समझने की कोशिश करना, कि फनल शेप से क्या मतलब अपना, ऐसे क्यों कर रहे हैं अपन कि हमने एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दिया, दूसरा क्या कर दिया आपका ज्यादा कर दिया, तो वो चेक करने जा रहे हैं अपन। देखो मान लीजिए कि मॉलिक्यूल अपना जो है, मान लीजिए कि मॉलिक्यूल अपना फनल शेप है, तो उसको एक्स वाई जेड एक्सिस पे कैसे लिखेंगे, उसको एक्स वाई जेड एक्सिस पे कैसे लिखेंगे, समझने की कोशिश करना। देखो ये देखो एक एटम यहां पे लिख लिया, ठीक है, एक एटम आपका यहां आ गया, ये कनेक्टिविटी है फनल में, और एक एटम यहां पे, एक एटम यहां पे, और एक एटम यहां पे, हो गया फनल शेप। अलग अलग है ये सारे एटम, ये एटम आपका क्या है अलग है, ये 3 शेप हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फनल बन गई आपकी फनल शेप, जिसमें C3V फनल शेप है,
ठीक है नहीं, आप समझने की कोशिश करना। जब आप इस एक्सिस के सापेक्ष मोशन करवाओगे तो ये दो एटम तो अपनी एक्सिस पे रहेंगे और ये तीन एटम जो है एक्सिस के क्या करेंगे, इर्द गिर्द मूव करेंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, तीन कर रहे हैं। और जब इसको इस एक्सिस के या इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप मूव करवाओगे तो ये जो पांचों एटम है वो मूव करेंगे, यानी कि पांचों एटम रोटेशन में आएंगे आपके। तो आप चाहे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूव करवा दो, चाहे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूव करवा दो, इन पांचों का मूवमेंट एक जैसा होगा। तो दो एक्सिस, दो क्या हो गया आपका, दो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हो गया बेटा। और पांच एटम मूव कर रहे हैं, और जो तीसरा वाला है जो एक्स एक्सिस वाला है उसमें तो तीन ही एटम मूव कर रहे हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा नहीं आएगा। ये है मेन कंसेप्ट इसका, ठीक है नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपन ओब्लेट की। तो ओब्लेट में मैंने क्या कहा बेटा, अलग ही लिखेंगे इसको अपन ओब्लेट को। ओब्लेट को क्या कहा है मैंने, ओब्लेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। ओब्लेट में मैंने आपको क्या कहा है कि ओब्लेट में या तो आएगा फनल शेप ऐसे, ठीक है, पॉइंट ग्रुप C3 भी रहेगा, जैसे अमोनिया का होता है, अमोनिया का ऐसा ही है। किसी भी एग्जांपल को रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है नहीं है। या फिर बिल्कुल प्लेनर मॉलिक्यूल होंगे, क्या आएंगे बेटा, प्लेनर मॉलिक्यूल DNH, जिनमें प्लेनिटी पाई जाती है, बिल्कुल प्लेनर, जैसे NiCN4 मॉलिक्यूल, -2 कर लो यहां पे, ठीक है नहीं। NiCN4 हो गया आपका, ये हो गया बेंजीन हो गई, प्लेनर मॉलिक्यूल है। आराम समझ में आया क्या है बेटा, प्लेनर मॉलिक्यूल है। आप यहां पे आराम से दे सकते हो, BF3 भी है आपका, BF3, ठीक है नहीं है। अब आप कहोगे सर दो के इक्वल कैसे और थर्ड का डिफरेंट कैसे, वो कैसे पता लगेगा। तो भैया वैसा का वैसा एक्सिस बनाना पड़ेगा अपन को। देखो एक्स वाई और जेड, और यहां पे अपन अपने BF3 मॉलिक्यूल को रखने की कोशिश कर रहे हैं, रख दे। B यहां पे आ गया, F यहां पे आ गया, एक F यहां पे आ गया और एक F आपका यहां पे आ गया। तो एक्चुअल में जब हम समझने की कोशिश करना, जब हम एक प्लेनर मॉलिक्यूल को कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में रखने की कोशिश करते हैं तो एक एटम एक्सिस के ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, बाकी के दो एटम जो हैं एक्सिस से क्या रहते हैं बेटा, दूर रहते हैं। या यूं कह सकते हैं अपन कि दो एटम नजदीक आ जाएंगे, तीसरा वाला किसके रहेगा, दूर रहेगा, ठीक है नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूं, देखना इधर, मान लो कि BF3 है ये वाला, 180 का एंगल लेते हैं अपन, ठीक है, ये ठीक है। अब जब ये इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा या ये इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा, तो यहां पे जो है बनने वाला सर्कल जो होगा वो एक्सिस के नजदीक से बनेगा, और यहां पे जो सर्कल बनेगा वो भी एक्सिस के नजदीक से बनेगा, इसकी सेम डिस्टेंस रहेगी। जबकि ये वाला जो सर्कल बनेगा यहां पे जब रोटेट करेगा इस प्रकार से, अभी डायग्राम बनाया था ना वाटर का, वैसे सर्कल करेगा तो ये बड़ा बनेगा, यानी कि ज्यादा बड़ा सर्कल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा है। तो ये IA जो है वो ग्रेटर होगा किससे, IB और IC से। इसको अपन बोलते हैं ओब्लेट मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बेटा, ओब्लेट मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन था, बेसिकली रटने का नहीं है, सारा समझने का। अगर पॉइंट ग्रुप आते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, और उस एग्जांपल्स में आपको बताना है कि वो किस कैटेगरी का मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है, या स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। और सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है तो कौन सा है, ओब्लेट या प्रोलेट, ठीक है नहीं है। और उन सब में से आप जस्टिफाई करोगे कि कौन रोटेशनल एक्टिव है, कौन रोटेशनल इनएक्टिव है, ये काम आपका है, ठीक है नहीं है। चलें, देखो मॉलिक्यूल के टाइप जो हैं वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। पहले लीनियर मॉलिक्यूल आप पहचान लोगे, C इनफाइनाइट V और D इनफाइनाइट H पॉइंट ग्रुप, ठीक है नहीं है। उसके बाद आपके आते हैं स्फेरिकल टॉप, स्फेरिकल टॉप में टेट्राहेड्रल आते हैं, ऑक्टाहेड्रल आते हैं, ठीक है। और एसिमेट्रिक टॉप में आपको मिलेगा C
2V पॉइंट ग्रुप, CS पॉइंट ग्रुप और CNH पॉइंट ग्रुप, जबकि आपके सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में मिलेगा DNH पॉइंट ग्रुप, DND भी मिलता है वहां पे, ठीक है नहीं है, और C3V खासकर वहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, बाकी के वहीं मिलेंगे आपको, ठीक है नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत? इन एग्जाम्पल्स को आपको करना है, ये एग्जाम्पल्स आपको क्लासिफाई करने हैं कि कौन सा लीनियर मॉलिक्यूल है, कौन सा आपका सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है। अगर प्रोलेट है तो प्रोलेट बताओगे, ओबलेट है तो ओबलेट बताओगे, स्फेरिकल टॉप कौन सा है और एसिमेट्रिक टॉप कौन सा है, ठीक है नहीं है। इसका डिस्कशन जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है नहीं है। ओके, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। इसको देख लेना भाई जरूर।